नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत और एक बड़ी खबर के साथ करें। वैष्णो देवी हादसे में एक बड़ी खबर आ रही है। हादसे में 4 लोग जो मारे गए हैं उनमें उत्तर प्रदेश के भी बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के रहने वाले थे 2 लोग, जबकि एक गोरखपुर और एक गाजियाबाद के श्रद्धालु की मौत इसमें हुई है। हादसे में कुल 12 की मौत हुई है, जिसमें से 4 अब उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सहारनपुर के रहने वाले 2 शख्स की भगदड़ में मौत हुई है, जबकि एक शख्स गाजियाबाद का और एक गोरखपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इस पूरे हादसे में अब तक जो जानकारी आई है उसमें कुल 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 4 अब उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। और माता वैष्णो देवी धाम में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे से मन अत्यंत व्यथित है। मां आदि शक्ति हादसे में दिवंगत हुए लोगों की आत्माओं को शांति व दुर्घटना में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ प्रदान करने की कृपा करे। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ओम शांति। तो सीएम योगी ने वैष्णो देवी में हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मनोज कौल, एडिटर जम्मू कश्मीर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, फिलहाल अब क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि एक एक कर कहा यह जा रहा है कि जो मामला हुआ, जो घटना घटी, वो अत्यधिक भीड़ की वजह से हुई थी। कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है? और जो 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, इसमें क्या मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, घायलों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है? हादसा हुआ था जिसमें 12 लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। उनमें से 8 जो लोग हैं उनकी पहचान हो गई है और उन 8 लोगों में से 4 जो हैं वो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 2 सहारनपुर, एक गोरखपुर और एक गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। एक लेडी है श्वेता सिंह, जो गाजियाबाद के रहने वाले थे, जबकि जो बाकी जो 4 शव हैं उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। और जहां तक इस मामले का ताल्लुक है, जो इन्वेस्टिगेशन हैं उसमें एसडीओ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही एक कमेटी गठित की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, जबकि एडीजीपी जम्मू जोन और डिविजनल कमिश्नर जम्मू उसके मेंबर रहेंगे। और ये कमेटी जो है इस बात की इंक्वायरी करेगी कि आखिर ये हादसा किस तरह पेश आया, क्योंकि जैसा कि विजुअल्स में हमने देखा था कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पे जुटी हुई थी। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ज्यादा भीड़ होने के कारण और वहां जो मैनेजमेंट होना चाहिए था उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्या वहां पर कहीं चूक हुई है। इन सभी मुद्दों पर ये कमेटी जो है उसको उस पर गौर करेगी, उसको चीजों को खंगालेगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर किस तरह से ये वाकया पेश आया। कि आप भीड़ ही एक मात्र वजह रही है या कुछ और कारण है जिसकी वजह से ये भगदड़ मची हुई है। तो फिलहाल जो यात्रा है, यात्रा पहले स्थगित की गई थी इस हादसे के बाद, और अब से लगभग 1 घंटा पहले यात्रा दोबारा शुरू की गई है। और जितने भी लोग जिसमें जख्मी हुए, जो 15 जिनकी संख्या बताई जा रही है, जो कि नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों की जो कंडीशन है वो स्टेबल ही बताई जा रही है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है, इसका जो आंकड़ा है वो ज्यादा बढ़ने का कोई मनोज, भले ही इस अंदेशा पूरे नहीं है। मामले पर जांच समिति गठित कर दी गई है और जांच समिति ही अब अपनी रिपोर्ट इस पर सौंपेगी, लेकिन हमने प्रत्यक्षदर्शियों की बातें भी सुनी। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर बढ़ गई थी, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि तस्वीरें भी यही बता रही है कि वहां पर उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंचे और शायद प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि यही वजह है कि जो भीड़ ज्यादा वहां पे थी और उसका जो मैनेजमेंट था, एक तो पहले तो ये कि वहां पर कैपेसिटी कितनी है वो जो अधिकारी हैं उनको वो सुनिश्चित करना चाहिए था कि उस से ज्यादा संख्या में लोग वहां तक ना पहुंचे। और अगर वहां तक वो पहुंच गए तो उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए था, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना चाहिए था ताकि इतना बड़ा हादसा पेश ना आता। ये बहुत जरूरी सवाल है जो पूछे जा रहे हैं। इसके लिए इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, ये जो इस पूरी यात्रा को चलाता है। और
साथ ही जैसे मैंने कहा कि जो अभी जो जांच कमेटी बनाई गई है वो इन्हीं बिंदुओं की तरफ, इन्हीं बिंदुओं पर गौर करेगी और ये देखा जाएगा कि कहाँ पर चूक हुई है। एक तो ये स्पष्ट है कि भीड़ ज्यादा थी और उसके बाद वहां ये जो भीड़ ज्यादा वहां पर थी उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों इतने ज्यादा लोग। बिल्कुल, तो भीड़ वहां पर हुई कैसे, किस तरह की व्यवस्था थी, प्रशासन को इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि एक जांच टीम गठित कर दी गई है और अब इस जांच के बाद ही तमाम बातें खुलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर को नए साल के पहले दिन एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आजम खान के गढ़ में सीएम योगी बीजेपी के जन विश्वास यात्रा के तहत मिलक के रठौड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, आइए सुनते हैं। प्रयास एवं योगदान हमेशा लगातार जरूर जारी रहेगा। साथ ही देश के करोड़ों गरीबों, कमज़ोर तबकों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों, महिलाओं व अन्य मेहनतकश लोगों को भी वर्तमान में फिर से शुरू हो रही कोरोना बीमारी आदि के इस कुदरती मार के साथ साथ केंद्र व राज्य सरकारों की भी इनके प्रति व जिन वर्गों का मैंने नाम लिया उनके प्रति भी चल रही इनकी वायदा खिलाफी व अन्य घोर विफलताओं से भी हिम्मत नहीं हारना है, बल्कि हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए वे अपने संघर्ष के बल पर इनको अपना उज्जवल भविष्य खुद बनाना है और इसके लिए इनको आगे बढ़ चढ़कर मैदान में डटना होगा। और इसके लिए चुनाव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक व्यक्ति व एक वोट का दिया गया ये हथियार एक सशक्त माध्यम है जिससे लोग देश में या सभी जन विरोधी सरकारों को उचित लोकतांत्रिक सजा दे सकते हैं। इसलिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपने इस हथियार के जरिए ही वर्तमान में चल रहे अपने बुरे दिनों से मुक्ति पाकर थोड़े अच्छे दिनों की तरफ सार्थक प्रयास अवश्य कर सकते हैं। यही बीएसपी का नव वर्ष सन 2022 की सही आकांक्षा व संदेश भी है। इसके अलावा आज नव वर्ष के खास मौके पर सावधानी के तौर पर मैं अपनी पार्टी के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि जब बीजेपी व कांग्रेस आदि केंद्र व जिन भी राज्यों की सत्ता में आसीन होती है तो फिर ये पार्टियाँ केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग तब ये पार्टियाँ पूरे देश में जब लोकसभा का आम चुनाव होता है तो तब ये पार्टियाँ उस दौरान केंद्र व संबंधित राज्यों में चुनाव घोषित होने से लगभग 2-2.5 महीने पहले अपनी खूब ताबड़तोड़ हवाई घोषणाएं, शिलान्यास, उद्घाटन व लोकार्पण आदि करती हैं तथा उनकी आड़ में सरकारी खर्चे से अपनी खूब चुनावी जनसभाएं भी करती हैं, जिस पर इनकी पार्टी का नहीं बल्कि हमारी आम जनता का ही सरकारी पैसा पानी की तरह काफ़ी बेदर्दी से बहा दिया जाता है, जिसमें इनके ये जो इस किस्म के प्रोग्राम होते हैं जिसमें अधिकांश आधी भीड़ सरकारी कर्मचारियों की व आधी भीड़ टिकटार्थियों की ही होती है, जैसा कि अब हमें यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट आदि में देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी इन्हें चढ़ी हुई है। जो अभी ये सरकारी खजाने का पैसा इस्तेमाल करके प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं इस बात को फिर दोहराना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि अब यह ठंड में जो इनको गर्मी चढ़ी हुई है ये सरकार के गरीबों के खजाने की ही गर्मी
इन्हें चढ़ी है। लेकिन जब ये पार्टियां सत्ता में नहीं होती हैं तो तब ये पार्टियां हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने से कई कई महीने पहले तब ये सब ताबड़तोड़ जनसभाएं आदि नहीं करती हैं और फिर इनको अपने विरोधियों पर ठंडी गर्मी व हमारी संस्कृति के बनाए गए रिश्ते नातों आदि को भी लेकर कटाक्ष करने की याद नहीं आती है, क्योंकि उन पर फिर पैसा इनकी पार्टी का ही लगता है, अर्थात सरकार का नहीं। साथ ही दूसरी पार्टियों के सत्ता के होने की वजह से फिर ये पार्टियां कटाक्ष करना भी भूल जाती हैं, अर्थात फिर ये पार्टियां सत्ता में आने से पहले हमारी पार्टी की तरह ही चुनाव घोषित होने के नज़दीक केवल स्टेट लेवल पर व कार्यकर्ताओं के विभिन्न स्तर पर अधिकांश अपने अपने कार्यालयों पर ही अपनी तैयारी करती हैं। ये सब इन पार्टियों के साथ साथ हमारे मीडिया बंधुओं को भी मालूम है। वैसे भी इन सब मामलों में हमारी पार्टी इन पार्टियों की नकल करने में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि अपनी पार्टी के लोगों की आर्थिक स्थिति को ही ध्यान में रखकर पूरे सूझबूझ से काम करती है। क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि यदि मैं इन पार्टियों की तरह इनकी नकल करके आए दिन खूब जनसभाएं आदि करती हूँ तो फिर मेरे लोग चुनाव के समय में जनसभाओं आदि करने के लिए ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों और मजलूमों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों की तरह धन्ना सीटों व पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट भी है, और यदि हम दूसरों की नकल करेंगे तो इससे फिर पार्टी को धन के अभाव होने पर चुनाव में काफ़ी कुछ नुकसान पहुंच सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव की तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। चाहे तो विरोधी पार्टियां खूब कटाक्ष करें या मीडिया भी खूब उल्टा सीधा लिखे, लेकिन चुनाव को तैयारी को लेकर हमारी पार्टी की अलग कार्यशैली व तौर तरीके हैं, जिसे हम बदलना नहीं चाहते हैं। वैसे भी हमारी पार्टी की इस कार्यशैली के लिए दूसरी पार्टियों को हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें खुद अपनी पार्टी की चिंता है। इसलिए आज मैं नव वर्ष के मौके पर पूरे देश में अपनी पार्टी के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी का खासकर चुनाव के दौरान कार्य करने का जो तौर तरीका व कार्यशैली है, तो उन्हें उस पर ही अमल करके अपनी पार्टी का इस चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाना चाहिए। और यदि हम इस मामले में दूसरी पार्टियों की नकल करते हैं तो उनके पास पैसा सरकार के साथ साथ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों के पास से भी खूब आता है, जिनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये पार्टियां शुरू से ही यहाँ गरीबों व कमज़ोर तबकों का लगातार शोषण करती आ रही हैं। इस खास अपील व अनुरोध के साथ ही अब मैं पुनः पूरे देशवासियों व अपनी पार्टी के लोगों को भी नव वर्ष सन 2022 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस नव वर्ष के पहले दिन जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई है व बड़ी संख्या में लोग वहाँ बुरी तरीके से घायल भी हो गए हैं। ये अति दुखद घटना है। कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस दुख को सहन करने की पीड़ित परिवारों को हिम्मत व हौसला जरूर दे। लेकिन इस घटना को लेकर अति दुख इस बात का भी है कि अभी तक मीडिया के माध्यम से जो तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नज़र आ रही है। सरकार इस पर ज़रूर गंभीरता से चिंतन करे ताकि भविष्य में ऐसी घटना की कभी भी पुनरावृत्ति ना हो सके। इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।
अध्यक्ष मायावती ने सबको नए साल की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ कोरोना से बचकर रहने की भी सलाह दी। प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीएसपी की चिंता ना करें, पैसे की कमी है लेकिन हम अपने तरीके से चुनाव में उतरेंगे। और ये तमाम बातें उन्होंने आज यहां से कही। चुनाव को लेकर बीएसपी की अलग कार्यशैली है और उसी कार्यशैली के तहत हम काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या बाकी पार्टियां हो। अगर हमारे बारे में कुछ कहती है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आदित्यनाथ आज रामपुर को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात दे रहे हैं। जिस तरह से हमने आपको बताया कि करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यहां से किया जाएगा। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, किस तरह की तैयारी, कब तक पहुंच रहे हैं सीएम वहां पर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्या रामपुर जो है, जो भाजपा की जन विश्वास यात्रा जो है वो रामपुर पहुंचेगी और आज सीएम योगी जो है 2:55 पे रामपुर पहुंचेंगे, जहां पे वो रठौंडा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जन विश्वास रैली को। मैं आपको तैयारियों की बात बताऊं कि ये वही रास्ता है जिससे जन विश्वास यात्रा जो है निकलेगी। और ये देखिए, ये तैयारियां होंगी, जगह जगह जो है जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया जाएगा। और ये जो जगह कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने तरह की तैयारियां कर रहे हैं, होर्डिंग्स लगा रहे हैं, तो पूरी तरह से तैयारियां देखिए अभी जारी है, क्योंकि 2:55 पे जो है सीएम रामपुर आएंगे और रामपुर आकर के रठौंडा में जो है जन विश्वास यात्रा को जो रैली है उसको संबोधित करेंगे। और रामपुर के लोगों के लिए बहुत खुशखबरी का दिन है, क्योंकि नए साल पे सीएम जो है 95 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और देखने वाली बात यही होगी कि आजम के गढ़ में सीएम आ रहे हैं, तो आजम को लेकर के क्या टिप्पणी करेंगे और आजम के गढ़ में क्या चुनावी जो क्या कहते हैं वादे हैं वो जनता से करके जाएंगे। ठीक है विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे भी आपके पास हम आते रहेंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।